ऑल वेलकम टू करंट अफेयर्स। जब हम भारत की हिस्ट्री को देखते हैं तो एक नाम जरूर आता है, मुगल। मुगल भारत और भारत के आसपास के हिस्सों में राज किया और वो बहुत ही पावरफुल हो गया। पर अंग्रेजों ने मुगल के पूरे वंश को ही मिटा डाला। जिस मुगल को मराठा, अफगान, राजपूत नहीं हरा सके, उसे अंग्रेज जो इतनी दूर से आए थे वो कैसे हरा देते हैं। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्या थी अंग्रेजों की स्ट्रेटेजी और क्या थी मुगल्स की गलती। तो जानेंगे डिटेल से। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को फॉर लेटेस्ट अपडेट एंड नोटिफिकेशन। तो इसके लिए थोड़ा हमें पीछे जाना होगा। सन 1600 ईस्वी में ब्रिटिश एक कंपनी स्टैब्लिश करती है जिसका नाम होता है ईस्ट इंडिया कंपनी। सन 1600 ईस्वी में, होप आपने इसका नाम सुना ही होगा। वहां के बिजनेसमैन और वहां के जो मर्चेंट थे वो इसको एस्टेब्लिश करते हैं। वो चाहते हैं जो वहां का बिजनेस है वो इंडिया और ईस्टर्न वर्ल्ड तक फैला दें, जिसके लिए एलिजाबेथ द फर्स्ट ने ईस्टर्न वर्ल्ड में ट्रेड करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट ले ली। अभी सिर्फ ट्रेड के बारे में बात हो रही है। अब अंग्रेजों को बिजनेस करने के लिए वहां के शासक की परमिशन चाहिए थी। अब जो जहां का राजा है वो तो परमिशन उससे लेनी पड़ेगी ना। और उस वक्त भारत का शासन कर रहा था जहांगीर, जो एक मुगल शासक था। तो 1619 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंग और थॉमस रो पहुंच जाते हैं जहांगीर के दरबार में। वो उन्हें गिफ्ट देते हैं, साथ ही ट्रेड करने के बाद बहुत सारे फायदे गिनाते हैं कि हमारे साथ ट्रेड करेंगे तो ये फायदा होगा, ये न होगा, सारी चीज उसको समझाते हैं जहांगीर को। पर जहांगीर था बहुत होशियार, उनको इनकी नियत पर जरूर शक था। तो उन्होंने कहा कि भाई हम तुम्हारे साथ बिजनेस ना करेंगे, हमको तुम पर भरोसा नहीं ना, और प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन ये दो बंदे जो थॉमस एंड्रो हॉकिंस कोई छोटे मोटे बंदे नहीं थे। इन्होंने लगातार अप्रोच किया जहांगीर को, और भी ज्यादा फायदे गिनाए और टैक्स के बारे में किया कि इन टैक्स से आपके साथ क्या क्या हो जाएगा, आप कैसे अपने कंट्री को ग्रो कर पाओगे, सब बहुत सारी चीजें उसको समझाई। जिसके बाद में जहांगीर ने कहा चलो ठीक है, अच्छा आप यहां से ट्रेड कर सकते हो। इसको कहते हैं आज की लैंग्वेज में सेल्स। तो ये ब्रिटिश की पहली स्ट्रेटेजी थी कि सबसे पहले जहां आपको काम करना है उनसे दोस्ती करो। तो इन्होंने सबसे पहले जहांगीर से दोस्ती कर ली। जैसे ही इनको फॉर्मल परमिशन मिली जहांगीर की तरफ से, इन्होंने फैक्ट्री लगाना शुरू कर दिया। तो इन्होंने अपनी जो फैक्ट्री लगाई उसे सूरत में लगा दी, उसके बाद मद्रास में लगा दी, कलकत्ता में एक फैक्ट्री लगा दी, पटना में लगा दी, और इन राज्यों से ट्रेड स्टार्ट हो गया। फैक्ट्री ओपन होने की वजह से राज्य के लोगों को रोजगार मिलने लगा, स्टेट डेवलप करने लगा। सब कुछ रोजगार से ही तो होता है, लोगों के पास पैसा आने लगा, कंट्री डेवलप करने लगी। आज भी ऐसा ही होता है, अगर रोजगार नहीं तो कुछ नहीं है। अगर जंगल में भी रोजगार मिलेगा तो जंगल भी सबसे ज्यादा डेवलप कर जाएगी। अब अंग्रेजों से ट्रेड करने के लिए जो भारत के व्यापारी थे दूर जगह से, वो भी यहां पर आने लगे और इनके साथ ट्रेड करना शुरू कर दिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी अच्छा खासा ग्रो कर गई, उनका प्रॉफिट भी बढ़ गया। अब जब प्रॉफिट बढ़ गया, अच्छा खासा बिजनेस करने लगी, तो क्या शुरू हो गई? लालच। लालच तो शुरू होना ही है भाई, कोई भी हर चीज देखता है कि मुझे सोचता और मिल जाए और मिल जाए। उन्होंने सोचा हमने इतना टैक्स देना पड़ता है और इतनी कुछ रिस्ट्रिक्शन भी होती है वहां के गवर्नमेंट की, जैसे कि जहांगीर की थी। अगर हम मुगल्स को हरा दें तो ये सब कुछ हमारा हो जाएगा और हम यहाँ राज भी कर लेंगे और फैक्ट्रियां भी और भी बढ़ा लेंगे, जैसे मन करेगा वैसे काम करेंगे। तो इसी लालच में सन 1686 में ब्रिटिश मुगल के खिलाफ जंग छेड़ देते हैं। उस वक्त मुगल शासक था औरंगजेब, और वो अभी बहुत पावरफुल था उस वक्त, और अंग्रेज इसमें बुरी तरीके से हार जाते हैं। औरंगजेब बिल्कुल उनको डिस्ट्रॉय कर देता है। फिर उसके बाद अंग्रेज पहुंचते हैं औरंगजेब से माफी मांगने के लिए कि भाई माफ कर दो, गलती हो गई, हम कसम खाते हैं आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। लड़ाई में औरंगजेब को भी काफी नुकसान हुआ था, तो इकोनॉमिकली फायदे के लिए ना चाहते हुए भी उसने ब्रिटिश को माफ कर दिया और कहा कि आप फिर से ट्रेड शुरू कर सकते हो, लेकिन आपको 15,000 रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। और वो 15,000 का जुर्माना भर देते हैं और ट्रेड शुरू कर देते हैं। अब अंग्रेजों ने वापस से बिजनेस तो शुरू कर दिया, पर लालची तो थे ही वो, क्योंकि उन्हें दिख गया था यहाँ पर कितने फायदे हैं। हार के बाद उन्होंने समझ गया कि हम इनसे डायरेक्ट नहीं जीत सकते, तो उन्होंने एक स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे कहते हैं डिवाइड एंड रूल। जब औरंगजेब मर जाता है 1707 में, तो मुगल आपस में गद्दी के लिए लड़ने लगते हैं। और ये अंग्रेज ही तो हैं जो उन्हें आपस में लड़ने के लिए गद्दी का लालच दे रहे हैं कि आप लड़ो। वो आपस में लड़ते 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 बहुत कमजोर हो गए, जिसका सीधा फायदा उठाया किसने? ब्रिटिश ने। तो 1717 ईस्वी में मुगल शासक फारूक सियार को फंड की बहुत ही दिक्कत हो जाती, क्योंकि वो आपस में लड़ाई कर रहे थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी से फंड की हेल्प मांगते हैं।
अब ईस्ट इंडिया कंपनी वाले तो पहले ही से बैठे हैं ना, उन्होंने कहा अरे ठीक है, हम क्यों नहीं मदद करेंगे, बिल्कुल करेंगे, पर बदले में हमें भी कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा जो आप हमसे टैक्स लेते हो एनुअली, वो अब हम नहीं देंगे, उसके बदले में आप हमसे जो चार्जेस अभी फंड लेना है वो एनुअली ले सकते हो, पर हम बिजनेस पे टैक्स नहीं देंगे। तो मुगल शासक ने एक फरमान जारी किया, यह फरमान आप देख सकते हो। उस फरमान के मुताबिक कोई भी लोकल शासक उन पर किसी तरह का टैक्स नहीं लगा सकता। पर 1721 तक ब्रिटिश जो है इसका गलत इस्तेमाल करने लगे। इसकी वजह से बंगाल के नवाब ने उनको वार्निंग दी, तो ब्रिटिशर आप इस रूल का मिसयूज मत करिए, और बंगाल में बनी फैक्ट्री की सिक्योरिटी देने से भी इनकार कर दिया, क्योंकि उसका मिसयूज कर रहे थे। उधर दूसरी तरफ पर्शिया में इंटरनल प्रॉब्लम चल रही थी, वहां भी पैसे वगैरह की फंड की दिक्कत थी। तो उस प्रॉब्लम से दूर करने के लिए पर्शिया के शासक नादिर शाह 1739 में भारत पर अटैक कर देता है। इस टाइम पर जो मुगल शासक था वो था महमूद शाह। इस जंग के लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था, क्योंकि गद्दी की लालच में अंग्रेज के इशारे पे वो लगातार लड़ रहे थे और बहुत ही कमजोर हो गए थे। तो इसका फायदा उठा लिया नादिर शाह ने। मुगल आपस में लड़ रहे थे तो वो सोचा चलो इनको लूट लेते हैं। तो देखते ही देखते वो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं और वो वहां से 70,000 करोड़ कोहिनूर हीरा और पिकअप ऑफ थ्रोन लेकर वापस चले जाते हैं। इतना उनको लिए काफी था। अब इस लूट के कारण जो नादिर शाह वहां से करके गया था, मुगल्स जो थे बहुत ही कमजोर हो गए थे, उनको बेइज्जती का भी सामना करना पड़ रहा था। इसका फायदा उठाया मराठा, जो यहां पर है आप देख सकते हो, और बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी। बंगाल में उस वक्त नवाबों का राज चलता था। उस वक्त का नवाब था सिराजुल दौला। अब ब्रिटिश चाहते थे कि बंगाल को अपने अंडर में ले लें, क्योंकि उनका जो सपोर्ट था मुगल से वो खत्म हो चुका। सब मुगल तो बिल्कुल बेकार हो गए थे। पर अभी उनके अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि जो नवाब है वहां का दौला, उसको ओपन चैलेंज कर सके या ओपन जंग कर सके। तो उन्होंने फिर से डिवाइड एंड रूल पॉलिसी अपनाई। पहले मुगल को आपस में गद्दी के चक्कर में लड़ा के बर्बाद कर दिया, अब नवाबों की बारी। अब नवाब को हराने के लिए ब्रिटिश ने बंगाल के जो बड़े पावरफुल लोग थे उनको अपने तरफ मिलाना शुरू किया। सबसे पहले उन्होंने अपने तरफ मिलाया मीर जाफर, जो कि बंगाल के सेनापति था। उसके बाद वहां के सबसे बड़ा बैंकर जगत सेठ को भी अपने तरफ मिला लिया। उसके बाद 1757 में अंग्रेजों और नवाब दौला के बीच में द बैटल ऑफ प्लेसी हुआ, जिसमें नवाब दौला आसानी से हार जाता है और अंग्रेज मीर जाफर को वहां का नवाब बना देता है। वो अंग्रेजों की कठपुतली था। इतिहास में अक्सर आप देखोगे अपने ही धोखा देते हैं तो बड़े से बड़े राजा भी हार जाते हैं। इधर दूसरी तरफ मराठा, वो भी आगे बढ़ रहे थे। उन्होंने देखा मुगल कमजोर हो चुका है, उन्हें डर था ऐसा ना हो कि अंग्रेज जो है बंगाल के बाद इस पे भी हमला करके पूरी तरीके से इंडिया को काबू में कर ले, क्योंकि जो सेंटर था वो मुगल के हाथ में था, दिल्ली। तो 1759 में जो मुगल शासक था वो शाह आलम था। तो मराठा ने उनको एक ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि हमसे मिल जाओ, हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे, क्योंकि तुम अब इतने मजबूत नहीं रह गए हो अकेले लड़ सको, तो हम तुमको प्रोटेक्शन देंगे। शाह आलम ने सोचा वैसे भी हम तो निपट ही रहे हैं और सर्वाइव भी ना कर पाएंगे, चलो इनका ऑफर एक्सेप्ट कर लेते हैं और मराठा के अंडर में रह लेंगे। अब मुगल की जो परेशानी थी वो मराठा की परेशानी थी। उधर दूसरी तरफ नादिर शाह के मरने के बाद वहां के जनरल अहमद फिर से इंडिया पर अटैक करके लूटपाट करना चाहता था। अब इनडायरेक्टली दिल्ली पर राज्य किसका था? मराठा का, क्योंकि वही तो प्रोटेक्शन दे रहे थे। तो ये अहमद, इसका नाम था पूरा अब्दाली, वो उनको रोकने के लिए, वो दिल्ली की तरफ बढ़े तो उनको रोकने के लिए मराठा की सेना बढ़ी पानीपत की तरफ और उनकी दोनों की लड़ाई हुई, द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। बड़ी खतरनाक लड़ाई हुई, मराठा पर हार जाते हैं, बहुत लोग मारे जाते हैं, लेकिन उसके बाद अब्दाली भी बहुत कमजोर हो जाता है और अब दिल्ली पर अटैक करना बेवकूफ़ी लगी अब्दाली को, क्योंकि वो कमजोर हो गया। उसे लगा अब हम कैसे दिल्ली तक वहां पे चढ़ाई कर पाएंगे, तो वो वहां से वापस लौट जाता है। अब मराठा की हार का फायदा कौन उठाएगा? वो अंग्रेज उठाएंगे यहां से। उन्होंने 1764 में बैटल ऑफ बक्सर शुरू कर दिया। अब एक तरफ तो बचे कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेज, दूसरी तरफ बंगाल के मीर कासिम नवाब और मराठा और अवध के राजा सुजादुल दौला। ये तीनों की सेना एक तरफ और अंग्रेज एक तरफ। पर इन तीनों की सेना अंग्रेजों के खिलाफ नहीं टिक पाती और आखिरी में वो बेचारे हार जाते हैं, जिसके बाद अंग्रेज उनसे इलाहाबाद ट्रीटी साइन कराते हैं, जिसमें जो भी रेवेन्यू आता है बंगाल, बिहार, ओडिशा का, वो अब ब्रिटिश का हो जाएगा। पानीपत और बक्सर की हार के बाद मराठा एक बार फिर से आखिरी कोशिश करना चाहते थे कि हम इनको अंग्रेजों को हरा के रहेंगे, पर उन्हें पता था हम अकेले उन्हें नहीं हरा सकते। उसके लिए उन्होंने क्या किया? हैदराबाद और मैसूर के साथ मिल गए कि हम तीन मिल के ब्रिटिश कंपनी को हरा सकते हैं। अब अंग्रेजों ने देखा अरे ये तीन एक हो गए, इन तीनों को हराना आसान नहीं है। तो अंग्रेजों ने एक बार फिर से अप्लाई किया डिवाइड एंड रूल।
सबसे पहले जो मराठा बहुत बड़ी टेरिटरी थी उनको आपस में लड़वा दिया, क्योंकि सबको जो राजा बनना है, सबको गद्दी का लालच था, तो एक दूसरे को गद्दी का लालच दिया और कहा तुम आपस में लड़ाई करते रहो, जिसमें कई मराठा के जो राज्य थे वो आपस में लड़ते गए और डिवाइड हो गए। किसी को पैसे से मदद की, किसी को वेपन से सप्लाई कर दिया। 1798 तक सिंधिया और भोसले मराठा से अलग हो गए और लॉर्ड वेस्ले के साथ गठजोड़ कर दिया। इस गठजोड़ में अंग्रेजों ने उन्हें प्रोटेक्शन देती है कि उन पर अगर कोई अटैक करेगा तो हम संभलेंगे, बस तुमको एनुअली इनकम इतना पे करना पड़ेगा। उधर दूसरी तरफ हैदराबाद हैदराबाद के निजाम अली खान असफ जा टू, इनको जो है ब्राइब वगैरह देके अपने इनको रास्ते से हटा दिया। इस तरीके से हैदराबाद और मराठा टूट गए। मराठा अपने में टूट गया, हैदराबाद अलग हो गया। अब बचा कौन? अकेले बेचारा मैसूर। 1798-99 में ये बिल्कुल अकेले पड़ गया। इस वक्त का शासक था कोई और नहीं, द ग्रेट टीपू सुल्तान। पर ये बेचारा अकेले क्या करता। 1799 एंग्लो मैसूर वॉर हुई, जिसमें टीपू सुल्तान बड़ी बहादुरी से लड़ते हुए मारे जाते हैं। मैसूर ने अकेले बहुत टक्कर दी अंग्रेजों की, पर आखिरी में वो बेचारे हार जाते हैं। ऐसे अंग्रेजों ने अपने खिलाफ चल रहे इन तीनों की ट्रीटी को पूरी तरीके से तोड़ के इनको बर्बाद कर डाला। ब्रिटिशर 1857 तक मुगल शासक को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। जो लास्ट मुगल शासक था बहादुर शाह जफर टू, देख सकते हो ये है बहादुर शाह जफर टू। इनको हरा कर गिरफ्तार कर देते हैं और इन्हें भेज देते हैं रंगून। और अंग्रेजों की तरफ से मेजर विलियम हॉटसन, जितने भी मुगल के वंश बचे थे, प्रिंस जो बन सकते थे, बच्चे समेत सबको पकड़ के कत्ल कर डाला। जिस जगह पर यह हुआ उसे आज भी खूनी दरवाजा कहते हैं, वो दिल्ली में स्थित है। और 1858 तक क्वीन विक्टोरिया ने अंडर मुगल एम्पायर को फॉर्मली अनाउंस कर दिया कि वो पूरी तरीके से खत्म हो गया। इस तरीके से अंग्रेज पूरे इंडिया पर राज करना शुरू कर दिया।